नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड की मातृशक्ति को समर्पित हमारे विशेष कार्यक्रम महिला शक्ति में आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके साथ हिना जोशी। कहते हैं पहाड़ की बेटियां केवल सपने नहीं देखती, वो अपने साहस, संघर्ष और मेहनत से उन सपनों को सच भी करती हैं। आज हमारे बीच एक ऐसी प्रेरणादायी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपनी लेखनी को केवल खबरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे उत्तराखंड की संस्कृति, संवेदनाओं और जन भावनाओं की आवाज़ बना दिया। मुख्य धारा की पत्रकारिता में प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ वर्षों तक काम करने के बाद उन्होंने अपनी जड़ों की ओर लौटकर उत्तराखंड की मिट्टी, लोक संस्कृति और यहाँ की महिलाओं की शक्ति को नई पहचान दी। वे एक अवार्ड विनिंग पत्रकार हैं और उत्तराखंड के प्रतिष्ठित तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित भी। सोशल मीडिया पर उत्तराखंड की नौनी के रूप में उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाई है। उनकी आवाज़ में पहाड़ की आत्मीयता है, उनकी सोच में समाज के लिए संवेदना और उनके व्यक्तित्व में उत्तराखंड की सादगी और शक्ति दोनों झलकती हैं। बेहद गर्व और आत्मीयता के साथ आज हम स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान, लोकप्रिय पत्रकार नलिनी गोसाई जी का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नलिनी जी, कैसा लग रहा है आज आप दूरदर्शन का पार्ट बनी है, महिला शक्ति का पार्ट बनी है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि कम से कम इस स्तर पे उत्तराखंड की नौनी काम कर रही है या नाम कर रही है कि दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित चैनल ने हमें इस लायक समझा और हमें ये मंच दिया। वरना हमेशा हम तो उस ओर होते थे, आज हम इस ओर, आप लोगों ने हमें इस ओर पहुंचा दिया। बिल्कुल। अभी मैम, नलिनी जी, जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्होंने आपको उत्तराखंड की नौनी के रूप में तो बहुत अच्छे से देखा हुआ है, लेकिन आज वो आपकी जर्नी को जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप हमें हमारी अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताएं कि आपका बचपन कैसा था, क्या क्या आपकी शिक्षा दीक्षा रही है, उस बारे में हमें बताएं। जी, हम 4 भाई बहन थे और मैं सबसे छोटी और लाडली, लाड प्यार में पली भी बहुत ज़्यादा। और विकासनगर से मेरी स्कूलिंग हुई थी, डीएवी कॉलेज से मैंने बीएससी की थी और उसके बाद कंप्यूटर कोर्स किया मैंने। और कंप्यूटर कोर्स करते करते एक हमारी नई एकेडमी खुली, मतलब उसी संस्थान की दूसरी, चक्राता में। तो वहाँ फिर मैं उन बच्चों को पढ़ाने चली गई। मतलब मुझे 12th के बाद ही ये था, मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे कुछ कमाना है, क्योंकि बचपन से आप एम्बिशियस थी काफी। जी, क्योंकि पापा की 2-2.5 हज़ार रुपये सैलरी और हम 4 भाई बहन, तो अंदर से ही लगता था कि कब हम पापा का मतलब पापा के लिए खड़े हो जाएं, कब हम पापा को सपोर्ट करें, कैसे करें, क्या करें। तो बहुत ज़्यादा था। घर वाले हालांकि बोलते थे बहुत छोटी है, अभी क्या ज़रूरत है, रहने दे। तो मैं बोलती थी नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना है, कुछ तो करना है, कमाना है, कमाना है। मतलब लगता था कि यार करो, सपोर्ट करो, पापा कैसे करेंगे। हमने मम्मी को देखा था कि कैसे मम्मी हमें कॉलेज भेजती थी तो मंदिर से जो है वो रेजगारी बोलते थे, चिल्लर बोलते थे, वो इकट्ठे कर करके हमें कॉलेज जाने के लिए मम्मी बस का किराया देती थी। तो हम अंदर से खुद ही पीड़ा होती थी ये सब देख के कि कैसे पढ़ा रहे हैं घर वाले, कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन कभी ये नहीं बोला कि बेटा रुक जाओ, मत पढ़ो, हमारे बस की नहीं है। बोला करो कुछ जीवन में। देखिए, परिवार का सपोर्ट कितना मायने रखता है। नलिनी जी, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है, सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आपको क्या लगता है उन लोगों को कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना चाहिए? मुझे लगता है कि परिवार का सपोर्ट मिलना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन नहीं भी मिल रहा है, करना तो सब कुछ अकेले ही है। अगर मैं आज खड़ी नहीं होंगी तो शायद मेरे भाई और मम्मी भी क्या ही कर पाएंगे। वो ना मुझे खड़ा कर पाएंगे, ना मुझे मोटिवेट कर पाएंगे, कुछ नहीं। करना तो खुद ही है। वो एक हो जाता है हमारे आसपास ऑरा कि भाई मम्मी भाई नहीं भी हैं तो चलना तो अकेले ही है। अगर तुम ही बैठ जाओगे, तुम ही थक जाओगे, तो घर वाले भी क्या ही करेंगे। तो इसलिए मोटिवेट खुद को रखना चाहिए और मोटिवेट खुद रहना चाहिए, खुद से। परिस्थितियों पे डिपेंडेंसी ना रखकर खुद पे विश्वास रख के खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। खुद सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। नलिनी जी, जैसा आपसे पहले बातचीत हो रही थी, आप बता रहे थे कि आपके परिवार में आपके भाई हैं जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया है। उसके बारे में हमें बताएं, किस तरह से सपोर्ट किया, किस तरह से पढ़ाई में आगे पढ़ने के लिए सपोर्ट किया, उस बारे में हमें बताएं। जी, मैं आपको परिवार का सभी कुछ बता देती हूँ, क्योंकि मेरे 2 भाई थे, अभी 1 भाई है। तो जब मैं चक्राता में गई इस तरह से, उस बीच मैं यहाँ डीएवी कॉलेज में अपना मास कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम देके गई थी। तो मुझे किसी ने बताया फ़ोन पे कि भाई तेरा तो नंबर आ गया है, कहाँ है तू? तो फिर मेरे भाई ने बोला वापस आ जा, अभी हम लोग कर रहे हैं, पढ़ा लेंगे। भाई ने पॉलिटेक्निक की थी, नई भाई की जॉब लगी थी और पापा ने भाई को भी जैसे तैसे पॉलिटेक्निक कराई थी, हमें पता था और भाई समझता था उस बात को, सबसे बड़ा भाई।
तो मैंने कहा भैया मैं एक ही शर्त पे आऊँगी, मुझे तो मास कम्युनिकेशन करना है, और मेरा नाम आ गया। और उसमें ज़्यादा, और उसमें उस समय बड़ी बात थी हमारे लिए, 14,500 रुपये फ़ीस थी। तो मैंने कहा मैं पापा से कैसे मांगूंगी। तो मेरे भाई ने बोला कि चल मैं दे दूंगा, आ जा। मैंने कहा पक्का ना। मेरे भाई ने कहा हाँ हाँ मैं करता हूँ, मैं दे दूंगा, तो आ जा। तो मैं मास कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ आ गई। बड़े भाई ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब उसका गुड मॉर्निंग के बिना मेरी सुबह नहीं होती थी। और हमेशा बहुत, उसका और मेरा बहुत था, क्योंकि हम लोग 4 भाई बहन थे, सबसे बड़ा वो, सबसे छोटी मैं, 4 साल का गैप, 2 बीच में भाई बहन थे। तो हम ऐसे कहते थे तुम दोनों और हम दोनों, ऐसे हमने बांट रखे थे मजाक में। तो लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई कि हमेशा बहुत सपोर्ट करता रहा, सब कुछ करता रहा। पर मेरी शादी से 1 हफ्ते पहले बड़े भाई की डेथ हो गई। तो उसके बाद फिर बस ऐसे ही चलता रहा। फिर शादी जैसे तैसे हुई, भाई के 4-5 दोस्त आए, उन्होंने बोला कि हम खड़े हैं ना, गुड़िया की शादी तो होगी, मेरा घर का नाम गुड़िया है, ये तो करना ही है अंकल जी, करना ही है। तो पापा ने कलेजे पे पत्थर रख के 5 दिन में भाई का हवन किया। जैसे लोग भी आ रहे हैं तो लोग आने लगे, अरे गोसाई जी आपके घर में तो बैंड बाजे गाने बजने चाहिए, क्या आपने ऐसे सुनसान मातम सा कर रखा है। फिर आके पता लगा अरे जवान लड़के की डेथ हो गई। तो पापा ने बोला जैसे तैसे 10 लोग आओ और करो इसे, कोई नहीं। फिर चलते रहे स्ट्रगल लाइफ के। फिर मेरे पापा ने बोला कि बहुत छोटे से बाहर निकल गई, बहुत कुछ इसने झेला है, चलो अब एक काम करो, इसका बर्थडे है पहला शादी के बाद, तो मम्मी को बोला पैसे वैसे रखो और इसको कुछ बढ़िया देंगे, हम अच्छा करेंगे। अच्छा। तो उसके बाद फिर पापा का पूरा प्लान था आने का। अचानक पापा की डेथ हो गई। जिस दिन मेरा बर्थडे था 31 जुलाई को, उस दिन मतलब पापा की 13वीं थी। तो जितने लोग मुझे विश कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, वो कह रहे थे तेरे साथ क्या हो रहा है, तेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं था, क्योंकि उसी समय बड़े भाई को खोया था। बिल्कुल कुछ ही समय के अंतराल में, है ना, कि ऐसे सडन दूसरी डेथ हो जाना, परिवार में ऐसा हो जाना। नलिनी जी, आपको क्या लगता है, क्या ये जीवन में जो परेशानियां आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, क्या आपको लगता है कि ये आपको कुछ सिखाने आती हैं, आपको खुद से मिलाने आती हैं? बहुत कुछ सिखाने आती है, क्योंकि मेरा स्ट्रगल यही नहीं रुका। नवंबर में भाई की डेथ हो जाना, उसके बाद जुलाई में पापा की डेथ हो जाना, और शादी के कुछ टाइम बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तो कुछ ज़्यादा ही सिखा दिया छोटी एज में। नहीं, तभी आज जो आप हैं, हमारे सामने बैठी हैं आप, मुझे लगता है जो परेशानियाँ, जो हाइज एंड लोज आपकी ज़िंदगी में रहे हैं, वो आपको कुछ बनाने के लिए थे। तभी आप हमारे महिला शक्ति की खास मेहमान हैं, ताकि आपकी ज़िंदगी से, आपके ज़िंदगी के अनुभवों से हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो प्रेरणा ले सकें। और आप वाकई में हमारे लिए प्रेरणा है नलिनी जी। जैसे आपकी ज़िंदगी की जर्नी को जो हमने जाना है और आगे दर्शक भी जानेंगे। नलिनी जी, कैसे ये जो मुश्किलें होती हैं, ये जो मुश्किलें सबके जीवन में होती हैं, लेकिन कई लोग गिव अप कर जाते हैं, लेकिन कई लोग अपने रास्ते बनाते हैं, जैसे आपने अपना रास्ता बनाया। तो जब आप कंप्यूटर्स की आपने पढ़ाई करी, आप कंप्यूटर की एज ए फैकल्टी पढ़ाती भी थी, आप मास कम्युनिकेशन की तरफ से कहाँ से, और जर्नलिज्म का ये कहाँ से ख्याल आया? बिकॉज बिल्कुल डिफरेंट फील्ड थे दोनों। मैं बचपन से दूरदर्शन में मतलब आंखों देखी में नलिनी सिंह को देखा करती थी। और लोग मुझे नलिनी गोसाई नहीं, नलिनी सिंह ही बुलाते थे। तो कहीं ना कहीं वो नलिनी सिंह मेरे लिए एक प्रेरणा थी, क्योंकि नाम सेम था। और मुझे लगता था कि मैं करूं, लेकिन बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, हम पे बहुत लिमिटेड संसाधन थे कि हमें उन्हीं चीज़ों में करना है, उन्हीं चीज़ों में बढ़ना है। वो तो बड़े भाई का सपोर्ट था कि उसकी वजह से आज हम सक्सेस हैं सारे भाई बहन, वरना पापा कैसे करते इतना सब कुछ। तो मैंने जब बोला, बड़े भाई ने बोला ठीक है मास कॉम, मैंने डीएवी से, मतलब डीएवी कॉलेज से मैंने बीएससी की थी। बीएससी किया था। फिर मैंने कहा मैं क्या करूं। तो हमारे वही कॉलोनी में एक दीदी ने मुझे सजेस्ट किया कि ऐसे फॉर्म आए हुए हैं, तुम भर सकते हो। तो वो मैंने भर दिया, मैंने एग्जाम भी दे दिया, बट मैंने उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा नलिनी जी, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, जिस दौरान आपने किया होगा मास कम्युनिकेशन, उस टाइम तो मास कम्युनिकेशन का कॉमन कोर्स भी नहीं था। बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये आपको पता कैसे लगा कि मास कम्युनिकेशन करके कोई कोर्स होता है? इसकी गाइडेंस आपको प्रेरणा किसने दी कि इस तरफ जाओ, अगर जर्नलिज्म के फील्ड में जाना है तो? क्योंकि डीएवी कॉलेज में नया नया कोर्स आया था। अच्छा, नया कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था। उसी समय आया था। ओके। और फिर मन में ये था कि कुछ करना है, अलग कुछ करना है, लेकिन कैसे करना है। फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिए, बट ये पता था कि निकल भी गए तो पैसे नहीं होंगे, इसलिए भूल गई मैं उसको कि नहीं हो पाएगा। फिर किसी ने मुझे फ़ोन करके जब बोला, तो फिर मैंने वही ना अपने बड़े भाई से बात की, बड़े भाई का सपोर्ट था, उसने कहा कर ले मास कम्युनिकेशन, और शायद रास्ता यही बड़े लिखा भाई था। देखो आपको रास्ता दिखा के गए, आज जो आप हैं, है ना, आप उन्हीं को सारा श्रेय देती हैं। बड़े भाई के बदौलत मैं सब कुछ रही हूँ जो भी हूँ। और बड़े भाई ने ही मतलब मेरी शादी का सारा खर्चा, सब कुछ, वो सब कुछ तैयारी करके गया था। बहुत एक्साइटेड था वो, पर जर्नी ऐसी रही। अब कोई बात नहीं,
है ना, लाइफ बोलते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए बट ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। और आज आप उत्तराखंड की नौनी के रूप में इतनी प्रसिद्ध हैं, लोग आपको अपना इतना प्यार देते हैं, है ना। नलिनी जी, आपका जर्नलिज्म, जब आपने मास कम्युनिकेशन किया तो जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की शुरुआत आपने कहाँ से करी? सबसे पहली अपॉर्चुनिटी कैसे मिली आपको? जी, मैं जब कॉलेज में थी तब भी मुझे ये था कि क्लासेस के साथ से ज़्यादा फोकस मेरा होता था कि मैं कहाँ काम करूँ, कुछ अर्न करूँ। तो मैं कॉलेज के साथ साथ मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी शाह टाइम्स न्यूज़पेपर में। तो उस समय 1000 रुपये मिलते थे, पर मुझे लगा कि मैं अपना, अब यहाँ से अगर मैं जल्दी चली जाऊँ, क्योंकि मेरा घर 50 किलोमीटर दूर था, विकास नगर। हाँ, मेरा मतलब हरबटपुर से भी आगे कुल्हाल 50 किलोमीटर दूर था। तो मुझे यहाँ से चाहते ना चाहते 4 साढ़े 4 बजे निकलना ही होता था। रात में वहाँ हरबटपुर से कोई बस नहीं मिलती थी कुल्हाल के लिए, जहाँ हम रहते थे। तो ऐसे में मेरे साथ एक लड़की और थी, तो वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे कि इसके पास स्कूटी भी है, इसको रख लेंगे, इसको कर देंगे बाहर, जैसा होता है, ये जल्दी चली जाती है, भाई ये तो नहीं है हमारे काम की। लेकिन मन बहुत था कि करना है। और 1000 रुपये वहाँ से मिलते थे। उसके बाद एक उसके लिए मैं PR का काम करती थी, एक मोबाइल कंपनी के लिए, 3000 रुपये वहाँ से मिलते थे। अच्छा, साथ साथ पत्रकारिता के साथ साथ आप एक PR का काम भी करती थी और न्यूज़ की कटिंग्स वगैरह उनको कैफे जाके उसकी फ़ोटो खींच के भेजती थी। तो मैं 4000 रुपये कमाती थी। तब मैंने यहाँ रूम लिया और तब मैंने अपने रूम का किराया देना शुरू किया, क्योंकि मुझे घर वालों पे बर्डन नहीं बनना था। हाँ, क्योंकि इतना लंबा सफ़र तय करना होता है, तो उस झंझट से निकला जाए और अपना आपने रूम अपना निश्चित और मुझे किया। करियर बनाना था इस क्षेत्र में आगे तो बढ़ना जो था। लड़कियां मेरे साथ थी वो आज की डेट में इस फील्ड में नहीं है, लेकिन वो खुश होती हैं कि चलो हमारी दोस्त इस फील्ड में, कहीं ना कहीं उनका भी कंट्रीब्यूशन रहा मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो शाह टाइम्स में करने के साथ साथ आपने बहुत प्रतिष्ठित जो मीडिया संस्थान है, अमर उजाला, दैनिक जागरण, आई नेक्स्ट वगैरह के साथ भी काम किया है। वो जर्नी आपकी कैसी रही और कैसा अनुभव रहा पत्रकारिता के फील्ड में एज अ लेडी आप रही हैं, और वो भी उस समय पे जब इतना पत्रकारिता के फील्ड में लेडीज़ का कम ही, मतलब उत्तराखंड जैसे अगर शहर की बात करें, है ना, उत्तराखंड जैसे उसके स्टेट की बात करें, देहरादून जैसे शहर की बात करें, तो कम ही महिलाएं होती थी। तो आपका अनुभव कैसा रहा नलिनी जी? मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं साथ साथ वैसे PG करने के लिए श्रीनगर चली गई थी कुछ टाइम के बाद। वहाँ भी मेरा नाम आ गया था, मुझे उम्मीद नहीं थी। अच्छा। और उसके बाद मैं चली गई, लेकिन 3 महीने बाद मेरी अमर उजाला में जॉब लग गई। तो मुझे लगा कि यार इसी के लिए तो मैं कर रही हूँ, PG तो मैं बाद में भी कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो मैं छोड़ के वहाँ से सब कुछ आ गई यहाँ। अमर उजाला में मैंने 10 साल काम किया। 10 साल, 2008 से 2018 तक। उसके बाद मैंने आईनेक्स ज्वाइन किया 18 के बाद, फिर 2.5-3 साल मैंने वहाँ काम किया। तो मतलब कुल 15 साल मैंने काम किया। और लेकिन मुझे जो कुछ आज मैं हूँ, जो कुछ मैंने सीखा है, वो सब मैंने इसी फील्ड से और इन्हीं लोगों से सीखा है। वरना शायद आज ये नलिनी उत्तराखंड की नौनी नहीं बन पाती अगर वो इस फील्ड में नहीं आती। कहते हैं ना किसी भी आप फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बोलते हैं ना कि आप बेस से शुरू करो, बेसिक से शुरू करो। और जर्नलिज्म में सबसे ज़्यादा जो मजा हुआ माना जाता है उसको प्रिंट मीडिया को माना जाता है ना। प्रिंट मीडिया से सीखे हुए लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उनको बारीकियाँ सारी समझ में आती हैं। नलिनी जी, साथ साथ आपने 10 साल अमर उजाला में काम भी किया है ना, आईनेक्स के साथ भी आप जुड़ी रही, साथ साथ अपने परिवार को कैसे मैनेज करती थी? आपकी छोटी बेटी भी है, जी जी जी, है ना, तो वो कैसे आप बच्ची को मैनेज करा? एज ए सिंगल पेरेंट आपने कैसे उस चीज़ को संभाला काम के साथ साथ? छोटी बेटी है, बड़ी होती जा रही है। जी, जी। वो 3 साल की थी, मतलब 10 साल हो गए मेरे हस्बैंड की डेथ को। और वो मेरे भाई और मेरी मम्मी का बोलूँगी मैं, बड़े भाई की तो डेथ हो गई थी, ये भी बड़ा ही भाई है एक और, 2 भाई 2 बहनें थे हम। तो मुझे लगता है कि मेरा परिवार सपोर्ट नहीं करता तो मेरे लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती। उन्होंने समाज की नहीं सोची कि हाँ हम अपनी बेटी को रख लेंगे या कुछ, जैसे आजकल लोग करते हैं। किसी को एक रोटी खिलाना भी लोगों को बोझ लगता है, लेकिन अगर मैं अपने घर में बोलती हूँ ना कि मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूँगी, मैं भी कुछ दूंगी, तो टचवुड हमारे परिवार के संस्कार ऐसे हैं कि मेरा भाई मुझे डांट देता है, मेरी मम्मी मुझे डांट देती है, बोलते हैं कि क्यों, तू हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तू कहाँ जाएगी, तुझे कौन पालेगा, तू क्यों है, तू भी हमारी जिम्मेदारी है और तेरी बेटी भी हमारी जिम्मेदारी है। तो बोलते हैं कि बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल की डेट में तू नहीं भी कमा पाएगी। तो कैसा लगता है जब बोलते हैं ना कि जब सारी जो परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही हैं लेकिन आपका परिवार आपके साथ है। नलिनी, आप अभी सब भावुक हो रही हैं, कैसा महसूस करते हैं, कितना ब्लेस्ड अपने आप को महसूस करती हैं, और क्या उन बच्चियों से, उन महिलाओं को कहना चाहती हैं जिनके जीवन में परेशानियां होती हैं और कई बार वो गिव अप कर जाती हैं क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं मिलता? मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं सच बताऊँ तो, मतलब कि मेरे भाई और मेरी माँ ने मुझे सपोर्ट किया हुआ है। आपने क्या क्या चीज़ें देखी हैं नलिनी ऐसा जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें अपनी लाइफ की अनुभव के हिसाब से, कि किस तरह से महिलाएं खुद को और स्ट्रॉन्ग बना के रखें कि कोई उनके ऊपर एक आंच तक ना आ पाए
और खुद को सेल्फ डिफेंस प्रोवाइड कर सके। तो परिवार का मैं आपको बता रही थी, परिवार का सहयोग तो बहुत ज़्यादा मिला ही, लेकिन एक मेरी जो बहुत ज़्यादा मजबूती है कि मैं एक पत्रकार हूँ और एक कह सकते हो कि एक दबंग पत्रकार हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मेरे जो खुलासे रहे, मेरी जो चीज़ें रही, उनसे खुद लोग मेरे से एक डिस्टेंस बना के रखते थे। हाँ, हुआ मेरे साथ भी, जब चीज़ें ऐसी हुई, ख़राब हुई या कुछ हुआ, तो लोगों को लगा शायद एक स्पेस मिल जाएगा। अगर मैं किसी से, उनके रहते, हस्बैंड के रहते 11 बजे 12 बजे भी किसी से बात कर रही हूँ, तो मैं 10 बजे ऑफलाइन हो जाती थी, क्योंकि 11 बजे हाय आने शुरू हो जाते थे। तो उन्हें नहीं पता था कि मैं उनकी हाय हाय का क्या कर सकती हूँ, वो तो वो बात का मैटर बनता ना। लेकिन उस समय लगता था कि चलो ठीक है, अब बात कर लो। तो महिला, उन्हें लगता है कि अब इसे कंधे की जरूरत पड़ेगी या किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी या जो भी है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम खुद में मजबूत हैं। मुझे आज सब बोलते हैं, मतलब मेरी जो जुबान है ना, सबको लगता है ये बहुत तेज है, लेकिन वो रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। मुझे उस तरह से बोलना पड़ेगा उस टोन में, क्योंकि ना मुझे कमजोर पड़ना है, ना मुझे कंधे की जरूरत है। मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी है, जो अब छोटा क्या है, वो तब 3 साल की थी, अब वो 13 की हो गई, टीनेजर में पहुंच गई है टीनेजर, और मेरा बहुत बड़ा सहारा बन के, मतलब उसको देख के ही मैं आज जिंदा हूँ। बिल्कुल। कितनी बार चीजें हुई, लगा कि नहीं यार, अब तुझे जीने का कोई मतलब नहीं है, मर जा। आज की डेट में बोलती है, अगर आपको कुछ हो गया तो आपसे पहले मैं चली जाऊँ। पर एक बच्चा माँ के लिए कितनी बड़ी उम्मीद लेकर आता है ना। वो घर आती है स्कूल से, मैं उसे हक करती हूँ, या मैं शाम को घर पहुंचती हूँ, तो सबसे पहले हम एक दूसरे को हक करते हैं। मेरी मम्मी कई बार हमें छेड़ती भी है, लो माँ बेटी का ड्रामा शुरू हो गया, मजाक करती है हमारे साथ ना। तो वो नानी से भी चिपक जाती है या कुछ है, लेकिन बहुत सुकून मिलता है जब वो रात में गेट खोलती है और मेरे को सबसे पहले बाहर आके गले लगाती है। बिल्कुल नलिनी, तो मैं समझ सकती हूँ। तो बच्चा, मतलब बच्चे के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, माँ और बच्चे का जो बॉन्डिंग है, वो आप किसी और चीज़ से काउंट कर ही नहीं सकते, कंपेयर कर ही नहीं सकते। नलिनी, कैसा लगता है, अभी आप उत्तराखंड की नौनी करके इतनी फेमस हो गई हैं, एक समय वो भी था नलिनी जब आप अपने स्थापित करियर को, जहाँ आप प्रॉपर जॉब कर रही थी कई वर्षों से, उसको छोड़ के आपने कुछ और, बिकॉज होता है कि सबके मन में कि हम थोड़ा फाइनेंशियली और स्ट्रांग हो, आपकी लाइफ में भी ऐसा टर्न आया था, आप उसके बारे में हमें बताएं। जी बिल्कुल, मतलब जब मैं जमी जमाई जॉब छोड़ रही थी, उस समय कोरोना के टाइम पे मैंने आइनेक्स छोड़ा था और मुझे ऑफ़र आया था, एक शादी की एक वेबसाइट थी, उन लोगों का मुझे ऑफ़र आया था कि आप हमारे यहाँ एज अ PR मैनेजर ज्वाइन कर लीजिए। तो मैंने वो ज्वाइन भी किया। 3-4 महीने जॉब करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या कर रही हूँ, 10 से 6 की नौकरी, टिफ़िन लाना, मैं तो कभी टिफ़िन ले जाती नहीं, दिन में खाती भी नहीं हूँ, क्योंकि हमें टाइम मिलता ही नहीं, हमारा शेड्यूल ही ऐसा नहीं होता। और मैं मतलब संतुष्ट नहीं हो पाई बहुत ज़्यादा। तो मैंने वहीं बैठे बैठे, एक साथ में लड़की थी, मैंने कहा उत्तराखंड की नौनी नाम से पेज बना। अच्छा, तो ये उत्तराखंड की नौनी का ख्याल आपको ऐसे मेरे ही जहन में था। हाँ, ओके। मैंने कहा उसमें हम लोग यहाँ के कल्चरल और यहाँ की चीज़ें जो भी है, यहाँ के अच्छे लोग हैं, ऐसा कुछ डालेंगे। तो वो हमने वहाँ बैठे बैठे बनाया था, और जब जॉब छोड़ी ना, तो 0 पे थी, मतलब कुछ नहीं पता था क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। लोगों ने बोला ये पागल हो गई है भाई, पहले अखबार की नौकरी छोड़ी, फिर जमी जमाई वहाँ की नौकरी छोड़ी। अच्छा, ये जॉब छोड़ने का कारण क्या था और ये PR कंपनी को ज्वाइन करने का क्या कारण था? आपको क्या लगा? उस टाइम थोड़ा सा ना, कोरोना के टाइम पे हम पे ऐड का प्रेशर ज़्यादा आ रहा था। ओके। तो 1-आध महीने तो मैं ले आई, ठीक है, 1 लाख का ऐड, इतने का ऐड, जो भी है। फिर मुझे लगा कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, मैं मार्केटिंग वाली नहीं हूँ, तो हमारा थोड़ा सा ज़मीर जो है वो हो जाता है यहाँ पे कि नहीं कर सकते। तो उस वजह से छोड़ा था। फिर वहाँ से ऑफर भी अच्छा था, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, सैलरी भी अच्छी थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन मुझे फिर वही फील हुआ कि नहीं, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ। और जब मैं 0 पे आई, तो मेरा मतलब एक फ्लैट हुआ करता था पुराना सा, मैंने रेंट पे दे रखा था GMS रोड पे। तो उसकी छत में एक रूम था, तो किराएदारों ने अपना सामान रखा हुआ था, तो मैंने कहा इसे खाली कर दो। तो ऊपर उसमें टीन थी, और टीन से पानी टप 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 टपकता था। तो मेरे साथ में भी एक लड़की आ गई, उसने कहा मैम मैं भी करती हूँ आपके साथ। और हमने वहाँ झाड़ू वाड़ू लगाया, गणेश जी लाए, धोया हुआ फर्श वर्श, और हम लोग वहाँ पे बैठ गए, और हमने फोटो डाली उस पुराने से फ्लैट की, मंदिर की, कि हमारा नया ऑफिस। अच्छा। और पुराने से सोफे, और जब पानी टपकता तो हम इस तरफ खिसकाते, कभी उस तरफ खिसकाते, और वहाँ बैठते। और काम क्या करना था कुछ नहीं पता था, क्या करेंगे। अच्छा, कोई, हाँ, मतलब कोई प्लानिंग के साथ नहीं था। प्लानिंग नहीं थी, बट अचानक बैठे बैठे मन में आया कि मैं ये क्या कर रही हूँ PR कंपनी में, जब आप कि मुझे कुछ अपना करना है। तो आपको एक सारथी और मिली, और आपने इस तरह से अपनी शुरुआत की भाई। क्योंकि जिनके लिए मैं कर रही थी ना, उनके लिए भी मैंने इतना कुछ अच्छा कर दिया था।
लेकिन मुझे लगा रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है यहाँ मेरा काम, मुझे नहीं हो रहा है, मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर मैं परवाह नहीं करती। और बोला सबने कि एक बेटी है, कैसे होगा कैसे होगा। घर वालों ने नहीं बोला, घर वालों को तो विश्वास था कर लेगी, जहाँ जाती है चली जाती है कर लेगी। लेकिन मैंने कहा मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। वहाँ बैठे चैनल बना रखा था ये अपना यूट्यूब और फेसबुक वगैरह पे, और हम लोग निकल जाते थे, कभी किसी ठेली का शूट कर रहे हैं, कभी किसी का कर रहे हैं, कुछ तो डालना है, कुछ तो डालना है। और कुछ टाइम बाद वो भी चली गई लड़की, 2-3 महीने बाद। उसके बाद कोई किसी के साथ नहीं देता, सब कुछ अकेले ही करना होता है। तो कैसे मैनेज किया आपने उस वक्त नलिनी जी? फिर मैंने अपना ट्राइपॉड उठाया, कंधे में रखा, स्कूटी स्टार्ट करी, एक सस्ता सा मोबाइल था 8-10 हज़ार का, उसको सामने ट्राइपॉड में लगा देती थी और लेडीज से रोज बात करती थी, आज मैं आपका इंटरव्यू करने आ रही हूँ, आज मैं आपका इंटरव्यू करने आ रही हूँ। सामने ट्राइपॉड पे वो लगाया और बैठ गई। एक बार तो मैं एक IAS ऑफिसर का इंटरव्यू ले रही थी मैम का, और सामने फ़ोन लगाया उनके, उसको बोला कि आप थोड़ा देख लेना सही है कि नहीं है। तो वो उनका एक पियोन देख के चला गया। पूरा इंटरव्यू हो गया, मैम कह रही नलिनी मेरी मीटिंग है। मैंने कहा मैम प्लीज़ थोड़ी देर, और कर के उसके बाद मैम ने कहा ठीक है मैं चलूँ। जैसे ही मैंने चेक किया वॉइस ही नहीं आई, क्योंकि माइक ही ऐसा था, वो तार वाला हो, तो मैं जैसे तैसे कर रही थी जुगाड़ वो। उसके बाद मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मैम कुछ नहीं, क्या हुआ? मैंने कहा आवाज़ नहीं आई। छोड़ यार, वैसे भी 1 घंटा लेट हो गई मीटिंग के लिए, दोबारा कर ले। तो वो भी इतनी अच्छी। देखिए मतलब कभी कभी वक्त आपका कितना साथ देता है ना। वही तो दोबारा उन्होंने बैठ के कराया। तो ऐसे कई सारी, बारिश हो रही है, एक बार मुझे जुबिन नौटियाल के इंटरव्यू के लिए जाना था, बहुत तेज बारिश थी, और मैंने लड़कियों ने मुझे बोला हुआ था कि मैम आप बता देना जब भी जाओगे हम आपके साथ चलेंगे। मैंने फ़ोन करा, कम से कम 10 लड़कियों को फ़ोन करा, सब ने बोला आज बारिश है बारिश है बारिश है। मैंने कहा यार इतने बड़े सेलिब्रिटी के सामने मैं खुद ट्राइपॉड पे वो लगा दूंगी, वो क्या सोचेगा। तो मुझे बड़ा अजीब सा भी लगा। मैंने कहा अब क्या करूँ, जाना तो है ही। फिर मेरी एक जानने वाली थी, एक मैम, पायल मैम, वो बहुत अच्छी फोटोग्राफी वगैरह करती है। मैंने उन्हें ऐसे फ़ोन कर दिया, मैंने कहा होंगी नहीं घर में, कहीं बिजी होंगी। मैंने कहा नली पहले शांत हो जा और एक काम कर, उन्हें फ़ोन कर दे कि थोड़ा लेट हो जाऊंगी बारिश की वजह से, 1 घंटा मैं अपना कैमरा वैमरा चार्ज पे लगा देती हूँ। और उन्होंने वो चार्ज पे लगाया सब कुछ, और मैं उनके यहाँ पहुँची। फिर उनकी गाड़ी से हम लोग वहाँ पहुँचे, और अच्छा ये हो गया कि मैं जुबिन की मम्मी से बात कर रही थी, तब तक जुबिन भी आ गया। तो उसके बाद फिर आंटी ने बोला कि बेटा चल अब साथ में कर लेते हैं। फिर जुबिन, मतलब बहुत अच्छा इंटरव्यू, वो आज तक ना उस पर लाखों व्यूज़ हैं, वो बहुत पसंद किया गया। और कई बार ऐसा होता था मेरा मूड बहुत ख़राब होता था, मैं इतना रो रही होती थी, लेकिन जब सामने जाती थी तो मुँह पोंछ के इंटरव्यू लेने, और उन इंटरव्यू पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते थे। हाँ, बिल्कुल। जाना तो था ही, काम तो करना ही था। बिल्कुल। देखिए नलिनी जी, होता है ना कई बार बोलते हैं ना, जो आपको करना होता है ना, और जो आप सच भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपने रास्ते भी बना लेते हैं, क्योंकि आपके सामने भी बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में नहीं थी, है ना। कभी लोग फेवर में नहीं, कभी वक्त फेवर में नहीं, कभी जगह फेवर में नहीं, लेकिन बोलते हैं ना, आपने जब हौसले आपके बुलंद हो, है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और ख़ासतौर से महिलाओं में ये चीज़ खास तौर से देखने को मिलती है। जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, खासतौर से युवा जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं नलिनी जी, आजकल बहुत एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, मतलब सुविधाएं नहीं है, तो हम कैसे करें। बट आपने देखो ना, वो 10,000 के मोबाइल में एक अपना ट्राइपॉड लेकर, साथ में कोई नहीं, आप खुद निकल जाती थी लेने के लिए। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए कि कैसे खुद को फोकस रखिए और बिना संसाधन के भी कैसे अपनी राह बनाई जा सकती है? मुझे लगता है कि काम करके, मेहनत करके, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो काम आया है ना, वो मतलब जो मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जो मेरे काम आया है, वो काम ही है। अगर मैं काम छोड़ देती तो मैं ज़ीरो थी, मैं कुछ नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा से काम करती आ रही थी। मेरी आदत थी, चाहे मैं अमर उजाला में भी रही या जागरण आईनेक्स में भी रही, तो मेरी आदत थी, मैं 100% देती थी, 100 से भी ऊपर। इतनी मेहनत करती थी, ये भी खबर, वो भी खबर, बहुत ज़्यादा खबर। इसी के लिए मुझे केसी कुलिश इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, जो आपको पता हो, राष्ट्रपति अवार्ड मिला था, या तीलू रौतेली मिला, और मैंने नारी निकेतन स्कैंडल का खुलासा किया है, जो भी चीज़ें रही सब कुछ रहा। तो काम को कभी मत छोड़ो। मैं तो अकेली थी, ट्राइपॉड टांग के निकली थी। उसके बाद मेरा ऐसा रहा कि आज मेरा स्टूडियो है, आज मेरी 4-5 लोगों की टीम है, तो क्योंकि मैंने अपने काम को नहीं छोड़ा। हाँ, कई बार बहुत रोती थी, लगता था यार जीवन ख़त्म कर लो, सबसे आसान रास्ता यही है, लेकिन नहीं, काम करती गई और मेहनत करती गई। मेरी कई फ्रेंड्स बोलती है इतनी धूप होती है तो भी तू निकल जाती है, इतनी बारिश होती है तो भी तू निकल जाती है। मेरे यहाँ आज के टाइम में लड़कियाँ आती है ना, मैं बोलती हूँ वहाँ जाना है, मैम बहुत तेज़ धूप हो रही है, हमारे बस का नहीं है। और अगर मैं उन्हें बोलूँगी कि वो मैसेज आ जाता है, मैम आज बहुत तेज़ बारिश है, हम नहीं आ सकते। अगर मतलब 2 दिन 3 दिन बारिश है, तुम ऑफिस ही नहीं आओगे, ये नहीं बोलोगे मैम छुट्टी मिल सकती है, मैम हम नहीं आ सकते, आज बहुत तेज बारिश है, रुकी तो आ जाएंगे वरना हम नहीं आएंगे जी। तो मतलब इस एटीट्यूड के साथ तुम कैसे काम करोगे? इन चीज़ों के साथ हमारी भी तो स्ट्रगल और मेहनत देखो ना आज। तो मुझे लगता है काम करते जाओ, प्रभु आपका साथ देंगे,
बिल्कुल। भगवान आपका साथ देंगे और आपके सपने जरूर सपने पूरे होंगे और दूरदर्शन जैसे प्लेटफॉर्म तक आप जरूर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल नलिनी जी तीलू रौतेली जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार है ना, काफ़ी सारे अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया। कैसा लगता है नलिनी जी जब आपको रिकग्निशन मिलती है, जब आपको पहचाना जाता है, जब आपको सम्मान मिलता है? जी बिल्कुल। और कितना ज़रूरी है ये त्रिशक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार जो राज्य स्तरीय तीलू रौतेली पुरस्कार है, ये मतलब हमारे उत्तराखंड सरकार का सबसे बड़ा पुरस्कार है महिलाओं के लिए जी। और हम काम करते जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई ये भी कह दे ना, वाह यार मज़ा आ गया, तूने कितना अच्छा किया, यही सुन के कितना अच्छा लगता है। तो सोचो अगर सरकार हमारी किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर रही है, कोई काम हमारा सराहा जा रहा है और हमको कुछ ना कुछ धनराशि भी मिल रही है जी, उसमें तीलू रौतेली में तो मिलती है। जी, जी। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि इंसान चल रहा है, अकेले कर रहा है, लेकिन कोई रास्ते में ये भी बोल दे ना, वाह यार क्या चल रहा है, तू क्या कर रहा है, तू थोड़ी आगे जा, तुझे और बढ़िया मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हमें खुशी मिलती है और बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को रिकॉग्नाइज करना, किसी के भी, चाहे वो हमारे बच्चे कर रहे हैं, चाहे वो हम लोग कर रहे हैं, खुशी तो हर किसी को मिलती है। और मतलब ये छोटी सी आदत बना ले, अगर कुछ अच्छा है तो उसकी तारीफ जरूर क्या करते बुराई हैं। है, चलो क्या बुराई है? यू नेवर नो कि किसको कहाँ पे आपकी उस तारीफ से, आपके कुछ शब्दों से हौसला मिल जाए। बिल्कुल। मैं अपनी टीम की भी तारीफ करती हूँ, ऐसा नहीं है, बहुत जब बढ़िया। वो बहुत अच्छा काम करता है तो मैं उनकी तारीफ करती हूँ। देखिए नलिनी जी, आपका ये बिहेवियर है, आपका ये आदत है, तभी आपको प्रकृति इतना दे रही है। लाखों लोग आपको उत्तराखंड की नौनी के रूप में बहुत सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। नलिनी जी, समय की कमी है, जाते जाते हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि आपने बड़े पर्दे पर भी अपने हाथ आजमाए हैं और आपने एक्टिंग भी करी है, अभिनय का भी आपको शौक है और ब्यूटी पेजेंट का भी आप हिस्सा रही हैं। उसके बारे में संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं, कैसे जर्नलिज्म से एक्टिंग की तरफ और ये ब्यूटी पेजेंट की तरफ आपका आना हुआ? जी, मैंने एक मूवी की थी, रिवाज, आफ्ताब शिवदसानी की मूवी थी, वो ZEE5 पे रिलीज़ हुई है। उसमें मैं रिपोर्टर ही बनी हूँ, पत्रकार ही बनी हूँ और उसी की भूमिका निभाई है। साथ ही मैंने गढ़वाली गाने भी किए हैं, 3 गढ़वाली गाने किए हैं मैंने। और मैंने मॉडलिंग का जो कंपटीशन था उसमें मैं मिसेस पर्सनैलिटी 2025 बनी हूँ, अभी जो लास्ट ईयर निकला है। और शौक तो बचपन से था, लेकिन तब भाइयों से डर लगता था बहुत ज़्यादा। अब भाइयों को पता है कि बहन जो है बिल्कुल सही जगह जा रही है, सही काम कर रही है, तो अब भाई की कोई रोक टोक या वैसी नहीं है, उसे पता है कि यार सब कुछ अच्छा कर रही है। तो अब अपने सपने पूरे कर, और शायद अब समझदार भी हो गए हैं, उनको भी ये लगता है जीने दो, अब समझदार हो गई है, तब बच्ची थी, तो बस अब मौका मिला तो कर लिया। नहीं, समझदार है और ऊपर से एक झांसी की रानी की मिसाल देते हैं। अगर हम कहें तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, आपको उत्तराखंड की रानी अगर कहा जाए, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, निडर होकर आपने आगे बढ़ी हैं। बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में आई, लेकिन आपने हार नहीं मानी और ये वाकई में हम सबके लिए बहुत प्रेरणादायक है। नलिनी जी, जाते जाते हमारे महिला दर्शक देख रहे, महिला शक्ति कार्यक्रम को देख रही, जो महिला दर्शक हैं, उनके लिए आप क्या खास संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं के लिए मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ पढ़ाई लिखाई करके शादी पे फोकस थोड़ा सा कम रखना। शादी तो सभी की होती है, करो, बहुत अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए, लेकिन ना पहले एम्पावरमेंट, पहले कहीं ना कहीं काम करो, जॉब करो। क्योंकि मैंने कई महिलाएं ऐसी देखी हैं, वो इसलिए दुखी हैं कि उनके हाथ में पैसा नहीं है। वो मुझे अपनी स्टोरी सुनाती हैं तो मैं बोलती हूँ कोई डिसीजन ले लो, तो बोलते हैं नहीं, भगवान तो पैसा दे रहे हैं, भगवान तो वही है, तो और दुखी हैं। या तो फिर एडजस्ट कर लिया तो सुखी रहो, खुश रहो, और अगर नहीं रह पा रहे हो तो भैया 2 हाथ भगवान ने सबको दिए हैं। मुझे लगता है छोटे से छोटा काम करके ना आप अपना पेट भी भर सकते हो और अपने बच्चे का पेट भी भर सकते हो। और छोटा काम कब बड़ा बन जाए कुछ नहीं पता, तो खुद पे विश्वास तो रखो एटलीस्ट। हमने भी तो रखा, मुझे थोड़ी पता था कि मैं बिल्कुल जीरो से शुरू करके आज ऐसे यहाँ पहुँच जाऊँगी, ये सब करूँगी। तो मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कुछ ना कुछ काम जरूर करो, जॉब जरूर करो, 2 पैसा ज़रूर कमाओ और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहो, मस्त रहो उस पैसे के साथ। बहुत 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 बढ़िया आपने ये संदेश दिया नलिनी जी। आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनी और हमें उम्मीद है हमारा कार्यक्रम देख रहे जो दर्शक हैं उन्होंने आपके जीवन से ज़रूर प्रेरणा लेंगे। और जैसे आपने बिना हार मारे आप आगे बढ़ती गई हैं और आज उत्तराखंड की जानी मानी हस्ती हैं, ऐसे ही सब लोग अपने छोटे छोटे सपनों के पंखों को उड़ान दें और आगे बढ़ें। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी, आपने अपनी जर्नी साझा करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आज महिला शक्ति के मंच पर नलिनी जी से हुई ये आत्मीय बातचीत सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि उत्तराखंड की उन बेटियों की प्रेरक कहानी रही है जो सपने देखती भी है और उन्हें सच करने का साहस भी रखती है। उत्तराखंड की नौनी बनकर आपने जिस खूबसूरती से अपनी संस्कृति
लोक भाषा और पहाड़ की भावनाओं को आवाज़ दी है वो सचमुच प्रेरणादायी है। इसी विश्वास के साथ कि देवभूमि की बेटियां यूं ही अपने साहस, संवेदनाओं और प्रतिभा से उत्तराखंड का नाम रोशन करती रहे। अब हमें दीजिए अनुमति, फिर होगी मुलाकात महिला शक्ति के अगले अंक में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सकारात्मक रहे और देखते रहे महिला शक्ति, जहां हर महिला की कहानी बनती है प्रेरणा। नमस्कार।